हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेएसएससी सीजीएल टीजीटी पीजीटी ऑल झारखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्राचीन काल में झारखंड। ठीक है, प्राचीन काल में झारखंड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, उसके बाद है गुप्त काल और उसके बाद है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग मौर्य काल को। ठीक है, मौर्य काल में क्या क्या है आइए देखते हैं। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। मगध से जो दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वो झारखंड से होकर जाता था और अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। ठीक है, मौर्यकालीन जो झारखंड है उसका अपना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट देश या कुक्कुट नाम से इंगित किया गया है। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पुस्तक है जो राजनीति के विषय में लिखा गया है उसमें जो झारखंड प्रदेश है उसको क्या कहा गया है तो कुक्कुट या कुक्कुट देश नाम से इंगित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन स्थापित थी। ठीक है, कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित थी तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में, कुक्कुट देश यानी झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्टविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अगर हम लोग देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्टविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, ठीक है, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग, ठीक है, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग करना और शत्रुओं से इनके गठबंधन को क्या करना, रोकना। कौन कौन सा उद्देश्य था तो जनजातियों का नियंत्रण था और मतलब जनजातियों पर नियंत्रण और मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग करना, किनका, जनजातियों का उपयोग करना मगध साम्राज्य हेतु और शत्रुओं के इनके गठबंधन को रोकना। ठीक है, शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना ये उद्देश्य था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इंद्र नामक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, कौटिल्य ने क्या लिखा है तो कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्र नामक जो नदियाँ थी उसे हीरे प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, इंद्र नामक नदियाँ संभवतः क्या है तो इंद्र नामक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका है। ठीक है, इंद्र नामक संभवतः क्या है तो ईब और शंख नदियों का इलाका है। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में झारखंड से क्या मंगाया जाता था तो सेना के प्रयोग करने के लिए झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है। ठीक है, अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें से एक आटव या आटवी प्रदेश, ठीक है, भी था। जो अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की जो सूची मिलती है उसमें एक आटव या आटवी प्रदेश भी था। झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। ठीक है, ये आटवी या
आटव प्रदेश जो कहा गया है, ठीक है, ये बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक तट तक विस्तृत था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था? तो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्री तट तक विस्तृत था। ठीक है, और इसी प्रदेश में झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, अशोक का जो झारखंड की जनजातियों पर नियंत्रण था वो अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। ठीक है, क्या कहा गया है? तो अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि, क्या वर्णित है? तो इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। ठीक है, अशोक जो थे वो झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजे थे। ठीक है, झारखंड में, यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है नोट में। झारखंड में अशोक कालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, झारखंड में जो है अशोक कालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौर्योत्तर काल आ गया। मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो है विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ? तो भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में दिखाई देते हैं। जिसके प्रभाव कहाँ दिखाई देते हैं? तो झारखंड में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, सिंहभूम। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंहभूम जो है वहाँ से क्या हुए हैं? तो रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं सिंहभूम से, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। ठीक है, सिंहभूम जो है झारखंड का जिला, वहाँ से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि झारखंड का वैदेशिक संबंध भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाईबासा। ठीक है, चाईबासा, चाईबासा से क्या प्राप्त हुआ है? तो चाईबासा से तो हम लोग को चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चाईबासा से क्या प्राप्त हुए हैं? तो चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग रांची। रांची से क्या प्राप्त हुआ है? तो रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, चाईबासा से इंडो-सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। ठीक है, जो रांची जो है झारखंड का जिला, वहाँ से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। आइए, गुप्त काल में अभूतपूर्व संस्कृति का विकास हुआ है। ठीक है, गुप्त काल में अभूतपूर्व संस्कृति विकास हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक विकास हुआ है। अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हजारीबाग से क्या प्राप्त हुए हैं? तो हजारीबाग के मधुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में मुंडा पाहन महतो भंडारी प्रथा गुप्तकालीन की देन माना जाता है। ठीक है, झारखंड में जो मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकालीन
कि गुप्त काल की देन माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है उसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, उसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। ठीक है, जो समुद्रगुप्त है उसके विजयों का वर्णन किस में है? तो प्रयाग प्रशस्ति में इसके विजयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। ठीक है, और इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। ठीक है, जो विजयों का वर्णन है उसमें एक विजय जो था उसका नाम आठवीं विजय भी था। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, झारखंड प्रदेश जो था इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, समुद्रगुप्त ने जो थे और उन्होंने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। ठीक है, झारखंड में मतलब जिसमें क्या था? तो झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था? तो छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा जाता था समुद्रगुप्त के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव जो था वो झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया, जिसने झारखंड के क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो प्रभाव था वो झारखंड प्रदेश में भी था, और इसके काल में चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसे झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा था। ठीक है, जिसने क्या कहा था? यानी फाहियान ने झारखंड देश को क्या कहा था? तो कुक्कुट लाड कहा था फाहियान ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ क्या दिया है? तो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। ठीक है, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्थान है, यहाँ जिला है और प्राप्त अवशेष है। ठीक है, मदुही पहाड़ कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है, और पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर है। ठीक है, हजारीबाग के मदुही पहाड़ में जो है वो पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर है। फिर है सतगावा कहाँ है? तो ये कोडरमा जिला में है। सतगावा में क्या है? तो आइए देख लेते हैं प्राप्त अवशेष। मंदिरों के अवशेष। ठीक है, उत्तर गुप्त काल से संबंधित मंदिरों के अवशेष मिले हैं सतगावा कोडरमा से। ठीक है, अब देख लेते हैं पिठोरिया कहाँ है? तो ये रांची में है। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित कुआं है। पिठोरिया में क्या है? तो पहाड़ी पर स्थित कुआं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग
गुप्तोत्तर काल, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में क्या है, तो गुप्तोत्तर काल में हम लोग शशांक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। गौड़ का शासक, ठीक है, पश्चिमी बंगाल। गौड़ पश्चिमी बंगाल का शासक शशांक इसी काल में एक प्रतापी शासक था, ठीक है। इसी काल में एक प्रतापी शासक था, कौन, तो शशांक। और शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था, ठीक है। शशांक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था, तो संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। नेक्स्ट, यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था, ठीक है। बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो शशांक था, तथा इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण यानी मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल थी, ठीक है। जो शशांक था वह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था और इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल थी, ठीक है। नेक्स्ट, शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। शशांक ने क्या किया, तो अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। पहला कौन सा था, तो पहला था संथाल परगना का बड़ा बाजार, ठीक है, संथाल परगना का बड़ा बाजार। और दूसरा कौन सा था, तो दूसरा है दुलमी पुरुलिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। पहला कौन सा है, तो संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा कौन सा है, तो दुलमी पुरुलिया पश्चिम बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। प्राचीन काल के शासकों में ये प्रथम ऐसा शशांक शासक जो था वो प्रथम ऐसा शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी, ठीक है, प्राचीन काल में। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक क्या था, तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शैव मतलब शिव। तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है, झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है, ठीक है। शशांक के काल का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो वेणु सागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है, ठीक है। शशांक के काल का जो प्रसिद्ध मंदिर जो है वो वेणु सागर है और जो शिव मंदिर है यह मंदिर जो है वो सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर स्थित है कोचांग में, ठीक है। नेक्स्ट, शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई। जो शशांक थे वो बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, ठीक है, जिसका उल्लेख हेनसांग ने किया है, ठीक है। इसका उल्लेख किसने किया है, तो इसका उल्लेख किया है हेनसांग ने। नेक्स्ट, शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया, ठीक है। शशांक जो थे वो झारखंड के सभी बौद्ध केंद्र जो थे उनको नष्ट कर दिए थे, ठीक है। इस तरह झारखंड में बौद्ध धर्म जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हुई, ठीक है। इस तरह क्या हुई, तो झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था, ठीक है। वर्धन वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कांजागल यानी राजमहल का कुछ भाग शामिल था, ठीक है। इसका जो साम्राज्य था उसमें कांजागल है, ठीक है, कांजागल है जो राजमहल है, ठीक है, का कुछ भाग शामिल है। कांजागल राजमहल में ही हर्षवर्धन हेनसांग से मिला था, ठीक है। कांजागल जो है कांजागल राजमहल में
ही हर्षवर्धन जो है हेनसांग से मिला था। हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। ठीक है, हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा भी की है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अन्य तथ्य। अन्य तथ्य क्या है यहाँ पे, तो आइए देखते हैं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। ठीक है, हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, वो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश के समय, ठीक है, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ठीक है, नंद वंश की जो सेना थी उसमें झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। इस जो सेना था इनका, उसमें जनजातीय लोग भी शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। ठीक है, झारखंड में जो दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक जो है वो मगध की सीमा का विस्तार माना जाता था। नेक्स्ट, झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, झारखंड का जो पलामू जिला है वहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। ठीक है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन जो थे, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। ठीक है, किसने ली थी, तो जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, तो नेक्स्ट है 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, 13वीं सदी में जो उड़ीसा के राजा जय सिंह थे, ठीक है, उन्होंने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।